हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th यानी कि जो इस बार एडमिशन लेने वाले वो, और या फिर प्यारे साथियों जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो। ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए, उन सभी के लिए क्लास 12th के बुक का यानी कि हिंदी का जो है पहला चैप्टर बातचीत चैप्टर का नाम है, उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट के बारे में आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आपको बता दें कि आपको पूरे का वीडियो कंप्लीट देखना है, पूरे वीडियो को एंड तक देख करके पूरे को समझना है। जब आप समझ जाएंगे तो एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं करेगा। और प्यारे साथियों, आपको बता दें कि अगर आपके पड़ोसी, आपके भाई छोटे या जो भी हैं जो इस बार क्लास 10th में प्रवेश किए हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी की बात यह है कि डी फॉर यू स्टडी चैनल सभी सिलेबस का सीरीज बना करके इस बार स्टार्ट कर रहा है क्लास। और प्यारे साथियों, नन हिंदी और मैथिली का जो इस बार 2022 में जो पढ़ाया गया डी फॉर यू स्टडी पर, उसमें प्यारे साथियों 99% क्वेश्चंस जो है मैच कर गया है इस बार, ठीक है, बिहार बोर्ड में। तो प्यारे साथियों, बहुत उम्मीदें के साथ आप लोग के बीच हम आए हैं और पूरा 100% भरोसा देकर के आप लोग की तैयारी कराएंगे। तो बस आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस भाई छोटे बहन जो भी हैं सभी को कहीं डी4 स्टडी चैनल के बारे में इससे जुड़ेंगे और अपनी तैयारी सफल बनाएंगे। कल से ही मैथिली स्टार्ट हो चुका है, यानी कि पिछला बैच में जो है पिछले सेशन के जो मैथिली चला था उससे भी बेहतर इस बार चलने वाला है सभी सब्जेक्ट। तो प्यारे साथियों, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं बालकृष्ण भट्ट की जीवनी को, देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूरी डिटेल को पढ़ते हैं और अगले वीडियोज में कवर करेंगे हम बातचीत चैप्टर को। तो पैसा तो यहाँ कंप्लीटली आप देखिए, ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं, थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा होगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक का जो है पीडीएफ है। और अगर आप लोग को पीडीएफ की आवश्यकता पड़े तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है टेलीग्राम का। तो पैसा तो बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म की बात करें तो जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, बालकृष्ण भट्ट का। और इनकी मृत्यु की बात करें पैसा तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को ही ना मृत्यु हो गई थी, इनकी जो मृत्यु हो चुकी थी। देखिए पैसा तो मैथिली बहुत ज्यादा पढ़ाते इसलिए कभी कभी बीच में मैथिली भी बोला जाता है। उसके बाद है निवास स्थान, यानी कि ये कहाँ के निवासी थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। उसके बाद है पैसे तो माता पिता, तो पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि पार्वती देवी इनके माँ का नाम है और बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता का नाम है, ठीक है। इनके पिता जो है वो क्या थे, व्यापारी थे, इनके पिता व्यापारी थे और माता एक सुसंगठित महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। यानी कि प्यारे साथियों, बात करें तो इनकी माँ जो है, इनके माँ ने ही बालकृष्ण भट्ट को जो है पढ़ने के लिए उत्सुक किया था, पढ़ने के लिए इसे जागरूक करके इनको उस पर ध्यान दिलाया था। उसके बाद शिक्षा की बात करें तो ऐसा तो बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा के बारे में, तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में से एंट्रेंस परीक्षा पास की थी, ठीक है, एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। उसके बाद पे ऐसा तो इसकी वृत्ति की बात करें तो वृत्ति है इसका कि 1869 ईस्वी से लेकर के और 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए थे, ठीक है, अध्यापन किए थे। उसके बाद जो है 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। ध्यान दीजिए, संस्कृत, अभी के समय में संस्कृत को पसंद नहीं करते लोग और इन्होंने संस्कृत से ही पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद 1888 में प्रयाग की पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे, यानी कि जो है पाठशाला इंटर कॉलेज में ये शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रह गए, यानी कि इसकी जो है स्थिति वो कुछ अलग हिसाब के थे, इनके जो उग्रता ज्यादा थे जिसके कारण जो है इसे नौकरी भी छोड़नी पड़ी, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इनका एक काम रह गया, वो काम क्या था, तो सिर्फ लेखन करना, यानी कि लिखना, सिर्फ लिखने का ही काम था। और लिखने में क्या, निबंध, पत्र, नाटक सभी लिखे थे। देखिए सभी चीज को विशेष तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब दिया यहाँ पे विशेष परिस्थिति को पहले समझते, इसके विशेष परिस्थिति क्या थे। तो पिता के निधन उपरांत पैतृक व्यवहार संभालने के लिए सर के नाम पर गृह काल का सामना पैतृक घर छोड़कर के घोर आर्थिक संकट में जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। ध्यान दीजिए,
कि जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता की मृत्यु हो गई, तो वो पैतृक घर को छोड़ दी, यानी कि पूर्वज वाले जो घर थे उसे छोड़ करके वो दूसरी जगह चल बसे। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर आर्थिक संकट आई, बहुत संकट आई, लेकिन इन्होंने हौसला से काम लिया, हौसला संभाला, अपने आप को जो हिम्मत से काम लेकर के अपने आप को फिर काबिल योग्य पुरुष भी बनाया, काबिल योग्य आदमी भी इन्होंने अपने आप को बनाया। तो प्यारे साथियों देखिए, हौसला रखने से सब कुछ होता है, हौसला रखने से इंसान अपने अंदर सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, हौसला होना चाहिए। उसके बाद प्यारे साथियों आगे की बात करें तो रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी चंद्रिका सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप, ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, हिंदी प्रदीप नाम के मासिक पत्र प्रारंभ कर दिया इन्होंने, यानी कि प्रत्येक मास में पत्र निकालने का काम करता था। ठीक है, मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद कहते हैं इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। देखिए ध्यान दीजिए, मासिक जो पत्र लिखे थे उसे 33 वर्ष तक चलाए, मासिक पत्र को प्रत्येक महीने 33 वर्षों तक, प्रत्येक महीने। आप सोचिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 33 वर्ष में कितने इन्होंने पुस्तक छापा होगा। अब इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप सोच कर देखिए कि 33 महीने में करीब करीब आपको जो है 396 पुस्तक इन्होंने करीब मासिक पुस्तकें इन्होंने लिखी, 396 लगभग लिखी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इसमें नियमित रूप से सामाजिक साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। ठीक है, निबंध लिखते थे ये, सामाजिक, नैतिक, साहित्य सब पर लिखते थे। ठीक है, 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। देखिए, काशी में इसे आमंत्रित किए थे, कौन किए थे? तो श्याम सुंदर दास जी किए थे। आपसे प्रश्न ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही किए जाएंगे कि बालकृष्ण भट्ट को काशी आमंत्रित किसने किया था? तो किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। देखिए प्यारे साथियों, आपको बारीकी से छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान देना है। जैसे जैसे हम सभी पॉइंट को बताते हैं, आपको सभी पॉइंटों पर ध्यान देना। जब सभी पॉइंट पर आप ध्यान देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अच्छा इसका व्यवहार नहीं था, जिसका क्या हुआ, ये वहां से भी अलग हो गया। उसके बाद रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी रचना की, इस रचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, रचना को देखते हैं इन्होंने रचना क्या क्या किया। तो प्यारे साथियों, इनकी रचना है उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आसान एक सुजान, गुप्त बैरी, सातल का यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। इनके द्वारा उपन्यास में इतने बातें लिखी गई, यानी कि इतने उपन्यास इन्होंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो नाटक भी इन्होंने लिखा है। पद्मावती, किरार्जुनिया, बेनी संहार, शिशुपाल व्रत और नल दमयंती या फिर दमयंती स्वयंवर या फिर शिक्षादान, चंद्रदेशन, सीता वनवास, पतित प्रथम, मेघनाथ वध, कट्टर सोम की एक नकल, बृहन्नला या फिर इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक एक वैद्य। ठीक है, और एक वैद्य, रेल का टिकट खेल। ठीक है, रेल का टिकट खेल, विकट खेल भी कह सकते हैं। और उसके बाद है बाल विवाह आदि पर इन्होंने विशेष रूप से नाटक लिखा। यानी बालकृष्ण भट्ट ने नाटक के रूप में पद्मावती, किरातुंज और बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती वो दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रदेशन, सीता वनवास, पतित प्रथम, मेघनाथ वध, इन सभी प्रकार से इन्होंने लिखा। ठीक है, उसके बाद नाटक लिखे थे ये। उसके बाद है प्रशासन की बात करें, प्रशासन इन्होंने लिखा था। जैसा काम वैसा परिणाम। ध्यान दीजिए, प्रशंस मतलब जो है जिसे हम लोग अभी के समय मोटिवेशंस भी कहते हैं। ठीक है, मोटिवेशंस भी कहते हैं, मोटिवेट कहते हैं, तो वही है प्यारे साथियों, जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम करेंगे वैसा रिजल्ट, जैसा हम बना करके आएंगे एग्जाम में वैसा ही हमारा रिजल्ट आएगा, ये तो सभी जानते हैं।
कि जिस प्रकार से हम एग्जाम में लिख करके आएंगे उसी प्रकार से हमारा रिजल्ट रहेगा। ऐसा तो नहीं कि हम लिख करके इवेंट करेंगे और हमें रिजल्ट दे देगा। संभव है क्या? नहीं संभव है। तो पैसा तो नई रोशनी का विष, आचार विखंडन आदि निबंध भी इन्होंने लिखा था। ध्यान दीजिएगा, निबंध भी लिखा था। करीब करीब 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थे। मतलब 1000 में जो है 100 से ऊपर महत्वपूर्ण थे। पैसा तो पहला क्लास है, उसके बाद और क्लास होंगे। मतलब पूरे कंप्लीट कर लेना है क्लास को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपना राय जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी प्रकार की फॉल्ट भी लगे या फिर किसी डॉट का सामना आप करें तो कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, ठीक है। तो भट्ट बिंदुमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। ध्यान दीजिए, संग्रह प्रकाशित है। और इनके द्वारा अब आपसे प्रश्न करेंगे। मान लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट, देखिए आपको जो है सभी प्रश्नों का पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ भी दिया जाएगा। सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए और सभी चैप्टर्स का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैसे यहाँ बात करें तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और अन्यायिक रचनाओं को, ठीक है, रचनाकारों में एक है। यानी कि उस समय बात करें तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक युग के गद्य खंड के निर्माता हैं। अब आपसे प्रश्न करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो क्या बोलेंगे पैसे तो आधुनिक युग, ठीक है। आधुनिक युग के थे। किस युग के थे? आधुनिक युग के। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है, ठीक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रण्य है। अग्रण्य बोले तो प्यारे साथियों गणनीय, मतलब लाखों करोड़ों में एक गणनीय होता है, वैसे गणनीय है जिसकी गिनती की जाती है, ठीक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेते देखते, जनधर्मी, उसके बाद जो है व्यक्तित्व और लेखन में एक, ठीक है, इससे एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिशा निश्चय ही इस महतर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। एकाकी बोले तो अकेला नहीं थे, उसके साथ और भी कोई थे। अब कौन कौन थे जैसा, तो इसको भी समझते हैं आधुनिक युग में, ठीक है। तो आधुनिक युग में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे। हरिश्चंद्र को सब जानते हैं पैसा, तो हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानते हैं। हरिश्चंद्र जो कि दुनिया में एक ऐसे सत्यवादी थे जिसके जैसा न आज तक कोई हुआ है और न उम्मीद है कभी हो पाएगा, ठीक है। इसके साथ थे वो भी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी भी थे, प्रेम मगन भी थे, राधा चरण जी थे, राधा चरण गोस्वामी जी थे, जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। यानी कि हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रेम मगन जी और राधा चरण गोस्वामी जी, ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक इनके साथ थे, ठीक है। किनके साथ? बालकृष्ण भट्ट के साथ। उसके बाद कहते प्यारे साथियों, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक थे। यानी कि भारतेंदु युग में 2-3 ऐसे कवि थे जिनमें से एक बालकृष्ण भट्ट भी थे। उस समय जिसके बारे में हम बात किए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण जी और प्रेम सहंस, और इन सब जो थे, इन सभी में से एक ये भी महान थे, ठीक है। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद कहते पैसा, तो जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। यानी कि प्यारे साथियों कहते हैं कि
किसी प्रकार के साहित्य जो होते हैं वो साहित्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, उससे नए विकास की सीढ़ी भी पता चलती है। और इसी में से बालकृष्ण भट्ट हो या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो या फिर राधाचंद्र गोस्वामी जी हो या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी हो, ये सभी जो साहित्य लिखे थे उन साहित्य से नए दुनिया का निर्माण में भी एक अहम भूमिका हुई। ठीक है, उसके बाद पैसे तो अपितु वह जन्म समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास का प्रवाह का पूर्व बारंबे उत्पादन है, जो गहन लोक संप्रकृति से उपजाता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण, ठीक है, बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी स्वजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रभाव देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी भी विशेष रूप से स्मरणीय है। यानी कि प्यारे साथियों, बात करें तो दिशा को बदलने वाला एक नए महान युग को जो है उभारने वाले जो लेखक हैं, उनमें से एक महान लेखक बालकृष्ण भट्ट जी भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद आगे की बात को समझते हैं। प्यारे साथियों, बस आपको समझना है, जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है प्यारे साथियों, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगला जितना भी वीडियोस बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्यारे साथियों, क्लास 10th वाले अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त भाई बंधु जो भी हैं, तो उनसे भी आप कह दीजिएगा कि यहाँ पे क्लास 10th की विशेष तैयारी कराई जाती है। ठीक है, पिछला सेशन भी तैयारी कराया गया जिसमें 99% जो है इस बार एग्जाम में फंसा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, फिर आगे पॉइंट को देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। ध्यान दीजिएगा, वो पद, गद्य और पद अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक होते हैं गद्य और दूसरा क्या होते हैं, पद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ गद्यकार थे, पदकार नहीं थे। ठीक है, गद्य थे। तो प्यारे साथियों, इसमें जो है बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि मानस, अभिरुचि मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, अभिरुचि मतलब अपनी जो उसकी रुचि है। ठीक है, उस रुचि की बात करें, आपकी क्या रुचि है, आपकी अभिरुचि क्या है, उन सभी को आपको समझना है। तो मानस और प्रतिभा से, परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण होकर के रख, ठीक है, सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार, ध्यान दीजिए, लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मृत भाषा कला ही उनके गद्य का कलंबर बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि किसी भी लेखक, किसी भी कलाकार, उसकी मुख्य जो होती है वो उनके भाषा और उनके कला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, किस तरह से रचनाएं करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। देखिए, लेखक तो बहुत हुए पर इन लोगों के जैसा लेखक कहाँ कोई हुआ। ठीक है, वह नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। ठीक है, यानी कि स्वदेशी हो या फिर विदेशी हो, स्वदेशी बोले तो अपना देश और विदेशी बोले तो दूसरा देश। ठीक है, सभी के शक्तियों से टकराव और संघर्ष की जागरूकता गद्य लेखन की नियति थी, यानी कि गद्य लेखन में इसी सब के बारे में वर्णन हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में अतिरिक्त दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर के उभरता था। यानी कि ये इतने मोटिवेट करते थे लोगों को कि क्या कहते हैं, देशभक्ति जैसे लोगों में जग जाती है ना, वैसे इसके लोगों के अंदर जो है एक उल्लास जग जाती थी, एक नया उमंग जग जाता था। उसके बाद भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे हैं, नाटक और प्रहसन लिखे हैं, किंतु निबंध, ध्यान दीजिए, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विद्या है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण सदस्य लेखन पूरी शक्ति, सार्थे और वैभव के साथ प्रकट हुआ है।
सामायिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर के लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राज्य प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षकों में परिवर्तन, देश सेवा और अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। यानी कि प्यारे साथियों, बाल कृष्ण भट्ट ने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, प्रजा, कृषकों की दुर्दशा, अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास, इन सभी पर इन्होंने खूब लिखा है। अब प्यारे साथियों, थोड़ा थोड़ा सभी बातों को समझ लेते हैं कि बाल विवाह, सबसे पहला पॉइंट जो बाल विवाह, यानी कि उन्होंने बाल विवाह पर रोक या फिर बाल विवाह के बारे में लिखा कि बाल विवाह उचित नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने लिखा महिला स्वतंत्रता, यानी कि महिला को स्वतंत्रता नहीं मिलती है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा हौसले की उड़ान। ठीक है, अगर हिंदी वाले हैं तो हौसले की उड़ान पढ़ेंगे। हौसले की उड़ान में बिहार की बेटियों का वर्णन किया गया है, जिस प्रकार की उससे पढ़ने का उस समय में अवसर नहीं मिलता था। तो यानी कि महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं मिलती है, यानी कि महिला हमेशा जो है किसी के अंदर जो है जकड़ा हुआ होता है या फिर किसी का गुलाम होता है। तो वो स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने वर्णन किया। उसका राजा प्रजा के बारे में वर्णन किया कि राजा और प्रजा किस तरह से, राजा और प्रजा जो एक दूसरे के पूरक है, फिर भी राजा जो है प्रजा पे जुल्म करते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कृषकों की दुर्व्यवस्था, यानी कृषकों की दुर्व्यवस्था, किसानों की जो व्यवस्था है वो बेकार जो है, इस पर भी उन्होंने लिखा। उसके बाद लिखा प्यारे साथियों अंग्रेजी शिक्षा पर भी उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी शिक्षा का क्या महत्व है और क्या उसका लॉस है। उसका सुशिक्षितों में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन पर भी इन्होंने लिखा। उसका देश सेवा पर भी इन्होंने लिखा कि देश की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य होता है, हमारा धर्म होता है। उसके बाद अंधविश्वास पर भी लिखा कि अंधविश्वास जो है वो उचित नहीं होता है। जैसे कि कोई मान लीजिए आपको कह दिया कि कौवा आपका कान लेकर के भाग गया, तो हम क्या करेंगे, अंधविश्वासी लोग क्या करेंगे, कौवा के पीछे दौड़ जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास कान है या नहीं है। तो ये सभी अंधविश्वास होते हैं प्यारे साथियों। तो इन सभी पर इन्होंने विशेष तौर पर जम करके ध्यान दिया है। उसके बाद प्यारे साथियों कि विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुल करके लिखा है। व्यक्तित्व, व्यंजन, आत्मपरक और कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। यानी कि इन्होंने इतना लिखा कलात्मक निबंध कि सैकड़ों में है, जिसे हम हजार में पीछे पढ़े। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशंस और स्टील की श्रेणी में रखा है। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा, मान लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट को एडिशंस के स्टील्स के श्रेणी में किसने रखा, तो आचार्य राम प्रसाद शुक्ल ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने। और यहां पे प्रश्न आ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है, तो क्या कहेंगे प्यारे साथियों, एडिशंस और स्टील की श्रेणी में रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे घुमा फिरा करके प्रश्न करते हैं। सभी प्रश्न को हम निकाल करके आप लोग के सामने निचोड़ करके आप लोग को दे देंगे, जिससे कि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो उसके बाद प्यारे साथियों इस बात को देखिए कि यहाँ पे दिया, यह प्रस्तुत बातचीत शीर्षक, यह जो हम पढ़े हैं, यह प्रस्तुत बातचीत शीर्षक जो है निबंध, उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज की पुष्टि और प्रमाणित करता है, यानी कि पूरी तरह से सिद्धता होती है। इनके लेखक जो है, यानी बालकृष्ण जो पाठ हम पढ़े हैं, इसके लेखक जो है रामविलास शर्मा जी हैं, और बालकृष्ण भट्ट द्वारा लेखन जो किया गया है उसका नाम है प्यारे साथियों बातचीत। तो प्यारे साथियों उस बातचीत को हम अगले चैप्टर में ऑब्जर्व करेंगे। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम देख लीजिए क्या है। कह रहे उनकी वास्तविक प्रतिभा एवं एक अभ्यसशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचना की है। उन्होंने आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित समझा। ठीक है, जन्मदाता कहना अनुचित समझा है आधुनिक हिंदी आलोचना का। ठीक है, उसके बाद ना होगा धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कटौती पर कस करके बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। यानी कि धर्म, ठीक है, धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास पर जो है रख करके उन्होंने जो है नई प्रगतिशील आलोचना
कि नींव डाली थी। नींव क्या होता है प्यारे साथियों? नींव होता है जब हम घर बनाते हैं तो जब जमीन से स्टार्ट करते हैं तो नींव डालते हैं, वो नींव कहलाता है। यानी कि इन्होंने सारे लेखन का जड़ बताया है, उसके अंतर्गत धर्म और दर्शन को और सामाजिक विकास को रखा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों अब आपके जो आएंगे जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका बातचीत। ठीक है, बातचीत चैप्टर को अगले वीडियोस में ऑब्जर्व करेंगे। इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए प्यारे साथियों इस वीडियो को यहीं तक एंड कर देते हैं, आपको यहाँ तक एंड करके समाप्त कर देते हैं। और प्यारे साथियों अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगले वीडियोस का इंतजार करिए। अगला वीडियो आपको जो है इसी का जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया चैप्टर जो है बातचीत आएगा। और प्यारे साथियों क्लास